हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चे, जैसे कि आपको इस चैनल पर मैथ का टर्म 2 का सिलेबस जो भी है उसका पूरा का पूरा फ्री ऑफ कंटेंट्स आपको दिया जा रहा है। सारे चैप्टर हम लोग यहाँ पे कराने वाले हैं। अभी तक हमने जो आपको पढ़ाया बच्चे, आपको इंटीग्रल जो चैप्टर नंबर 7 है वो कराया। इसके बाद चैप्टर 8 पूरी तरह से हो गया है, आपने वो भी आई होप देख रखा हो गया। 7 के बाद 8 हुआ, 9 इससे पहले हो गया, यानी जिसमें हम लोग एरिया फाइंड आउट कर रहे थे। डिफरेंशियल इक्वेशन हमने सॉल्व किया, चैप्टर 9 वो भी आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, जो हम लोग आज पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 10 है वो आपका, और जो कि जिस नाम से जाना जाता है उसका नाम क्या बच्चे, वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा सुन करके ऐसा मत सोचना कि पूरा का हम लोग फिजिक्स का पार्ट यहाँ पे पढ़ने वाले, क्योंकि साइंस वाले जानते होंगे वेक्टर शब्द सुनते ही उन्हें थोड़ा सा लगने लगता कि फिजिक्स कहाँ से आ गई। तो हाँ, बेसिक यहाँ पे जो स्टार्ट होगा वो फिजिक्स का ही लगभग पार्ट है, बट धीरे धीरे हम लोग यहाँ पे प्योर मैथ्स में कैसे वेक्टर को यूज करते वो सीखेंगे। वेक्टर क्या होता है वो जानते, कैसे रिप्रेजेंटेशन करना वो जानेंगे। ठीक है, तो बच्चे बस आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं उस चैप्टर का शुरू से सारा पार्ट देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आज ये वेक्टर का फर्स्ट पार्ट है, तो जितने भी वेक्टर के पार्ट आने वाले आगे हैं उसको यहीं से आप बिगिनिंग से ही देखिएगा सारे पार्ट्स को। जो भी आपने पार्ट देखें, यानी कि इंटीग्रेशन में अगर आप किसी पार्ट में जरूर नहीं है, आपने शुरू से अगर नहीं देखा है, तो बच्चे प्रॉब्लम होने वाली है। जिनको भी थोड़ी बहुत कमजोरी है इंटीग्रल्स में लेकर के, वो दूर तभी होगी जब आप 1 बाई 1 सारे सीरीज से देख रहे होंगे। आप डेफिनेट इंटीग्रल में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी अगर आपको बेसिक्स नहीं पता कैसे इंटीग्रेट करते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद ही हम लोग लिमिट को अप्लाई कर रहे होते हैं। एरिया वाले कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर 8 पर आप जाते हो तो एरिया तभी आप निकाल पाओगे। एरिया कब निकलता बच्चे, उसमें भी तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ता है। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगती है, या कुछ और मेथड हम लोग यूज कर रहे होते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो गया, आइलेट हो गया, या फिर कोई और मेथड से हम लोग किसी तरह से इंटीग्रेशन को करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन भी एक मेथड होता है जहां से इंटीग्रेशन करते हैं। तो आप सभी चीज़ों को बस स्टेप से देखिएगा, आप डायरेक्ट किसी 10 लेक्चर पे मत चले जाइए। इंटीग्रेशन को मैंने बहुत डिटेल में कराया है, टोटल 24 पार्ट्स में मैंने कराया, कुछ भी कॉन्सेप्ट यानी कि छोड़ा नहीं गया है। और डेट शीट बच्चे आपकी बहुत पीछे है, तो आपको इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे कराया जाएगा, बिल्कुल भी मत आप परेशान होइए कि सिलेबस होगा कि नहीं। मैंने बहुत बच्चों कमेंट्स ऐसे रीड किए हैं, उनको मैं यही रिप्लाई कर रहा हूँ कि पूरा सिलेबस होगा, रिवीजन भी कराने की पूरी कोशिश की जाएगी, और PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कराने की कोशिश होगी। आपको एक मैथ्स में अच्छा स्कोर मिले उसकी यहाँ पे पूरी तैयारी की जा रही है। तो चलो बच्चों, आज जो हम लोग शुरू करेंगे वो आपका है वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर अलजेब्रा में जो आज हम लोग करेंगे, बेसिक्स करेंगे, यानी कि वेक्टर क्या है जानेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़े बहुत टाइप्स भी हो जाएंगे इसी के साथ साथ। एग्जाम्पल्स आपकी 10.1 जो एक्सरसाइज, उसके एग्जाम्पल्स पे हम लोग टच कर रहे होंगे, और एक्सरसाइज को भी टच करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है बच्चे, शुरू करते फिर आज का सेशन हम लोग। सबसे पहली हेडिंग आप ऐसे पढ़िएगा कि आप अपनी कोचिंग सेंटर में बच्चे पढ़ रहे हैं, और यही फील करिए कि आपके सामने आपके कॉपी पेन जरूर होना चाहिए, और एक एक पॉइंट को नोट करिए। तो सबसे पहली हेडिंग बच्चे लगाइए, फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज, आप देखो अपनी लाइफ में जो भी चीज़ देख रहे होते हो उसका कुछ ना कुछ तो आप बता रहे होते। जैसे आपने कहा कि कोई मुझे डिस्टेंस कवर करनी है, तो मैं 5 किलोमीटर जा रहा हूँ। अब आपने कहा कि यहाँ से बाएं हाथ चले जाइए, 10 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, या ईस्ट में जाना पड़ेगा इतने कदम इतने फीट। वो आप कुछ चीज़ें बता रहे होते हो। आपने ये भी किसी को बोल दिया है कि वो जो है डायरेक्टेड है इस तरफ, यानी कि इस तरफ वो आपके लेफ्ट में पड़ता है या राइट में पड़ता है, इतनी डिस्टेंस में पड़ता है। तो जब भी आप इस तरह चीज़ें बता रहे होते हो तो आपको पता नहीं चलता, आप कहीं ना कहीं फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने का मेथड दे चुके होते हो। अब या तो वेक्टर है या फिर स्केलर है। तो बच्चे, फिजिकल क्वांटिटी आपकी दो तरह की मानी जाती हैं। नंबर फर्स्ट होती है स्केलर, और फिजिक्स के हिसाब से मैं नहीं, कल मैथ के हिसाब से जितना आपको चाहिए उतना मैं बता दे रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार की बच्ची है। फिजिकल क्वांटिटी पहली कौन सी बताई, स्केलर बताई, दूसरी कौन सी बच्चे हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। तो दो क्वांटिटीज में हमने फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड कर रखा है, फिजिकल और मतलब वेक्टर, और क्या दूसरा कौन सा बच्चे, स्केलर। अब फिजिकल क्वांटिटी जो दो तरह से हैं, उसमें स्केलर कौन सी बनी कौन सी वेक्टर बनी उसको समझते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें केवल वी नीड ओनली मैग्नीट्यूड, है ना, किसकी जरूरत पड़ती है, नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड। केवल मैग्नीट्यूड अगर किसी को बताने से काम चल जाए, मैग्नीट्यूड किसी को बता दो और अपना काम हो जाए, तो यानी कि आपने केवल और केवल स्केलर पार्ट टच किया उस फिजिकल क्वांटिटी का, यानी कि वो क्वांटिटी फिर कैसी स्केलर के फॉर्म में है। आप केवल मैग्नीट्यूड बताकर अगर किसी को रिप्रेजेंट कर सको तो वो आपकी कैसी बच्चे हैं, स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन अगर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ
बताने के लिए मैग्नीट्यूड तो चाहिए, प्लस डायरेक्शन भी अगर बतानी पड़े, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अगर बतानी पड़े, तब जाके वो आपकी क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ अगर आपको डायरेक्शन बताना पड़े तो क्या सी क्वांटिटी होगी बच्चे, वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब जैसे आपको मैंने एग्जांपल दिया था, आपसे कहें यहाँ से जाइए 10 किलोमीटर, बस आपने क्या बताया 10 किलोमीटर चलना है किसी को, या किसी डॉक्टर ने आपको बोल दिया कि आप अपना अगर मोटापा कम करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 100 मीटर की कम से कम दौड़ लगाइए। ठीक है, तो 100 मीटर दौड़ने से मतलब था केवल, उसने जैसा बताया उसके हिसाब से 100 मीटर की रेस होनी चाहिए बस, है ना। आपको 100 मीटर चलने को बोला गया, कोई नहीं कह रहा कि आप सर्कुलर चलो या यहाँ से 10 मीटर चलने के बाद फिर मुड़ जाओ लेफ्ट फिर राइट मुड़ो, इस तरह से कुछ नहीं आपको पाथ बताया गया कैसे चलना है। तो यहाँ पे केवल और केवल मतलब उसका क्या था कि आपको कम से कम इतना फिजिकल करना चाहिए 100 मीटर चलने का बस। तो इस क्वांटिटी को आपको ऐसे कहेंगे ओनली स्केलर क्वांटिटी, यहाँ से बच्ची होगी स्केलर क्वांटिटी बनी जाके स्केलर। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पे आपको किसी के रास्ते कहीं पे पहुंचना है, आपकी डेस्टिनी है, कहीं पे जाना है, सपोज करो कोई सिटी आप ट्रेवल कर रहे हो ए, तो आप यहाँ से बी से जा रहे हो, सिटी बी से आप सिटी ए को पहुंचना चाहते हो, तो आपसे कोई बताएगा सबसे पहले आप इधर चलिए 10 मीटर, ठीक है, या 10 किलोमीटर सिटी है तो 10 किलोमीटर आप चलेंगे। उसने कह दिया नॉर्थ की तरफ 10 किलोमीटर जाइए और नॉर्थ से सीधा फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाइए और 20 किलोमीटर चले जाइए। तो उस केस में आप सिटी ए पर पहुंच रहे होंगे, तो उस केस में जब आप बताते हो तो मैग्नीट्यूड तो आपने बताया 10 किलोमीटर इधर 20 किलोमीटर इधर। ठीक है, तो इस तरह से आपने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बताया, पहले आप कैसे चलेंगे, नॉर्थ की तरफ जाइए, डायरेक्शन दी, और नॉर्थ से फिर एक बार आपने मुड़ने के लिए बोला है, वो कैसे, ईस्ट की तरफ, है ना। डायरेक्शन आपको पता होंगी किस तरह की डायरेक्शन होती है बच्चे, अगर आपने मैप वगैरह अच्छे से कर रखा है तो डायरेक्शन में आप जानते हो ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो वही मैंने आपसे बोला कि नॉर्थ की तरफ देखो, पहले गया ऊपर की ओर गया, फिर आपको ईस्ट की तरफ मुड़ना है। तो इस तरह से हमने उसको सही डायरेक्शन को देते हुए और मैग्नीट्यूड को बताते हुए उसे सिटी ए तक पहुंचा दिया। तो इस तरह से जब हम यहाँ बता रहे हैं तो इसमें हमने मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता दिया, उसको डायरेक्शन दिया है। तो इस तरह की अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिससे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है, तो बच्चों कैसी क्वांटिटी है, आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो ये बेसिक्स हैं। आपके एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे और उन्हें पूछ रहा होगा कौन सी वेक्टर कौन सी स्केलर है, तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको स्केलर है तो सबसे सिंपल पहला क्या, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, ये सारी आपकी कैसी बच्चे हैं, स्केलर क्वांटिटीज हैं। उसी का उल्टे अगर मैं कहूं, यहां पर इसको हटा देते हैं, अगर आपको वेक्टर क्वांटिटी समझना है तो वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हो गया पहला, आपने उधर डिस्टेंस बोला तो यहाँ क्या बोलना होगा बच्चे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट साइंस के लिए तो सारी बातें आसान, उनको पता होता है, उनको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन 9th में भी शायद आपको स्केलर और वेक्टर पढ़ के आना होता है ना, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तो आप आते भी होंगे। दूसरा क्या, उस तरफ बच्चे मैंने क्या लिखा, स्पीड लिखा, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वेलोसिटी लिखनी होगी, वेलोसिटी। ठीक है, और भी बहुत सारी हैं, फोर्स लिख सकते हो, एक्सीलरेशन लिख सकते हो। ठीक है, ये सब आपकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है। आपकी बुक में जैसे हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में तो वहां से भी काफी चीजें हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटीज होगी और वेक्टर क्वांटिटीज होगी। ठीक है, तो चलो कुछ इन पर एग्जाम्पल ही आपको करा देते हैं। पहले स्केलर वेक्टर होता क्या, क्वांटिटीज वाइज आपका करा देते हैं। तो आप सभी लोग अपनी बुक में देखिएगा जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप बुक लेके जरूर बैठे बच्चे। पहले तो एग्जाम्पल नंबर मैं 2 पे आता हूँ। एक्सरसाइज 10.1 से पहले के एग्जाम्पल्स हैं बच्चे, एग्जाम्पल्स बिफोर 10.1। और कौन सा एग्जाम्पल नंबर पहले कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं। उसने कहा क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर। फर्स्ट में क्या लिखा बच्चे, 5 सेकंड लिखा है। आप ही बताइए, सेकंड को हम लोग अगर किसी को क्वांटिटी को हम लोग सेकंड बताते हैं तो आपने उसमें क्या बताया, टाइम बताया, और टाइम मैंने अभी लिखाया था कैसी क्वांटिटी है बच्चे, टाइम आपकी होती है स्केलर क्वांटिटी। तो आप यहाँ पे कह रहे हो ये तो स्केलर हो गया। दूसरा क्या लिखा है, 1000 मीटर सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब से आप क्या बताते हो, वॉल्यूम बताते हो किसी का। सेंटीमीटर क्यूब अगर यूनिट यूज करेगी, इसका मतलब वो कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, वो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें आप उसका वॉल्यूम पता कर रहे हो। वॉल्यूम किसका है वो नहीं पता है, हो सकता है स्पेयर हो,
आपका क्यूबाइड हो सकता है, क्यूब हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोन हो सकता है, या कोई और भी हो सकता है, बट इतना पता है कि सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी बच्चे क्या है, स्केलर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको बताया। आगे देखते हैं 10 न्यूटन। न्यूटन बच्चे आपने अगर याद किया हो किसकी यूनिट होती है, तो बच्चे फोर्स की यूनिट होती है। अगर फोर्स की यूनिट है तो ये आपका माना जाता है क्या, वेक्टर क्वांटिटी है। अभी मैंने यहाँ पे बताया आपको, आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये फोर्स लिखा है, फोर्स कैसी बच्ची है, वेक्टर क्वांटिटी, मैंने यही इसी तरफ तो लिखा है। आगे देखिए, अब मैं ओरल बता दूं, 30 km/h लिखा है। ठीक है, 30 km/h अगर लिखा है तो ये बच्चे स्पीड है। आप देखते हो ट्रक्स में कहीं पे लिखा होता है, या बस में स्पीड के आगे न लिख के, या फिर इस तरह से गोल सर्किल कहीं लिखा होता है, स्पीड लिमिट लिखा होता है ना, 40 km/h आगे स्कूल है, इस तरह से लिख देते हैं ना, तो स्पीड लिमिट बता देते हैं 30 km/h। तो वो जो बताते हैं वो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे अगर स्पीड मान रहे हैं तो बच्चों को कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान रखना। स्पीड मान करके इससे हम क्या मान रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी को बोल दे रहे हैं। ठीक है, और आगे ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला थोड़ा अच्छा सा है। लास्ट में क्या लिखा है, 20 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स नॉर्थ, इस तरह से लिखा है। कौन सा नंबर है, 6th नंबर है बच्चे। एग्जाम्पल नंबर 2 का 6th है। देखो 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करे तो बच्चे ये मैग्नीट्यूड मिल गया आपको, और ये क्या मिल गई, नॉर्थ में, नॉर्थ की तरफ, तो डायरेक्शन भी मिल गई, है ना। अभी तक डायरेक्शन किसी में नहीं था, तो डायरेक्शन अगर किसी में नहीं था तो वो सारी फिजिकल क्वांटिटी आपकी कैसी थी, स्केलर थी। इनमें से कौन सी, नहीं छोड़ दो, ये वेक्टर है बीच में, सारी एक साथ नहीं कह सकते, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये अगर हम लोग स्पीड मानते हैं तो कैसी बच्ची, स्केलर है। लेकिन अगर कोई ये कह दे 30 km/h, आप तो स्पीड मानकर मैंने वेक्टर लिखा। ठीक है, कोई साइंस के बच्चे हो सकते, वो कह सकते हैं km/h तो डिस्टेंस, अगर उसमें अगर हम बोल रहे हैं कि वेलोसिटी है तो फिर उसको हम लोग क्या लिख रहे होंगे, वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे होंगे। तो मैंने इसको स्पीड बोला, स्पीड के हिसाब से मैंने इसको स्केलर बोला। खैर 20 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ में हमें मैग्नीट्यूड मिला, और क्या मिल गया, डायरेक्शन मिल गया। इसके हिसाब से फिर हम इसकी कोई ऐसी क्वांटिटी बोल रहे होंगे, इसको हम बोलेंगे आपको वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से कुछ चीज़ें हमने करी। एग्जाम्पल नंबर 2 आई होप समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा तो दिक्कत होती है बच्चों को इसमें, क्योंकि वैसी चीज़ें हैं। अच्छा, एक छोड़ दिया, उसको भी देख लो, 5वें नंबर को, क्यों उसको छोड़ो बेचारे को। 5th में कह रहा है इतने ग्राम, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए ग्राम किसके लिए यूज होता है बच्चे, मास के लिए, और सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या देता है, डेंसिटी देता है। तो बच्चे ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डेंसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है बच्चे। कैसी क्वांटिटी है डेंसिटी, स्केलर। तो बच्चे ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं, और कोई क्वेश्चन जो हो सके डायरेक्ट नहीं। अब इतना जानने के बाद हम लोग सीधे अब स्टार्ट कर लेते कि वेक्टर है क्या। अब वो जानते थोड़ा सा और डीप में। ठीक है, तो अब आपका सही मायने में वेक्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। वेक्टर बच्चों, वेक्टर अगर है तो मैंने कहा मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। आप इसको भी लिख लो, वेक्टर है तो कम से कम इतना होना चाहिए, मैग्नीट्यूड हो और प्लस डायरेक्शन, ये दो बातें हों। ठीक है बच्चों, मैं ये सोच के आपको बता रहा हूँ कि मैथ में आपको जानना है, क्योंकि ऐसी भी चीज़ें हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि कोई स्केलर है, कोई वेक्टर है, तो एक आध चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको अभी थोड़ी सी भारी पड़ सकती है। मैं आपको प्योर मैथमेटिक्स का स्टूडेंट मान के भी पढ़ा रहा हूँ, यानी कि आप कॉमर्स से भी हैं, अगर साइंस बैकग्राउंड के नहीं है तो। अगर साइंस बैकग्राउंड के हैं तो यहाँ पे आप इफ एंड बट भी करने लगते हैं। किस बात को लेकर, कि सर करंट ट्रेंड के बारे में देखो, तो वहाँ पे आप कहते हो कि हमें इस तरह से मैग्नीट्यूड गिवन है और डायरेक्शन भी दिया है, तो यहाँ से जाके फाइनल कितना आउटपुट आने वाला, तो आप बोलते हो I1 इधर करंट जा रही है, I2 जा रही है, तो इस हिसाब से I1 प्लस I2 आपको यहाँ मिल जाता है। तो हमने ऐड ही तो किया है। तो फिर भी आप देखते हो कि वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है साइंस के हिसाब से। ठीक है, कौन है क्या है इस पर भी बहुत ज़्यादा आपको नहीं जानने की जरूरत है। बस इतना सोचो कि वो सारी वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जो ट्रायंगल्स लॉ के एडिशन को फॉलो करते हैं, फॉलो ट्रायंगल्स लॉ, बस इतना आप और अच्छे से जान लो। ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन,
ट्रायंगल्स लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती हों वो क्वांटिटी कैसी हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होना चाहिए। अगर ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, साथ ही साथ अगर उनको हमें ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, कुछ भी ऐसा करना चाहते हैं, तो अगर वो ट्रायंगल्स का लॉ होता है एडिशन का उसको फॉलो करें तो वो सारी क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये इसमें, ठीक है। चलिए आते हैं वहीं पे। हमने आपको बताया कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो, साथ ही साथ अब लिख ही लो जब जान गए हो, ट्रायंगल्स लॉ भी फॉलो करें। ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। अब समझो, अगर मैंने वेक्टर लिया है तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होना चाहिए। तो वेक्टर को बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एजम्पशन किए गए हैं, उनको हम स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। सबसे पहले मान लो कोई ऐसे एक लाइन है बच्चे, मैंने बोला लाइन, ये ऐसे जा रही है, और लाइन का अगर ये फॉर्मेट है तो एक चीज़ ध्यान करो, हमने इसको बेशक यहाँ से लेकर यहाँ तक बाउंड करके रखा है, और अगर लाइन इसको बोल रहे हैं तो लाइन कभी टर्मिनेटिंग नहीं होती है, वो इनफाइनाइट लेंथ की होती है, अपवर्ड भी ऊपर बढ़ रही होगी, नीचे भी ऐसे जा रही होगी, तो दोनों तरफ वो ऐसे आगे की ओर चलती जा रही है। तो फिर हम इसका मैग्नीट्यूड कैसे बता सकें, है ना, इसकी लेंथ हमें पता हो, मैग्नीट्यूड मतलब उसमें कितनी क्वांटिटी है, कितनी लंबी है, उसमें कितना मैग्नीट्यूड वो बताना पड़ेगा हमें। तो यानी कि हमें इसके पार्ट को फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके पार्ट को अगर फिक्स करना है तो मैं इतनी पूरी लाइन ना लेकर के हम क्या कहते हैं, एक फाइनाइट लेंथ का इसका टुकड़ा ले लो। यानी कि हमने क्या किया, एक सेगमेंट लिया बच्चे, फाइनाइट लेंथ है और मान लो वो एल है, तो हमने इसकी एक क्वांटिटी आपको बता दी कि नहीं, कि इतनी लंबी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये भी है कि लाइन अगर है तो आप इस तरफ या इस तरफ, डायरेक्शन की बात करें, अगर मैं अपवर्ड साइड इसका ले लूँ पार्ट, तो मैंने इसी के कुछ टुकड़े को ऊपर की ओर ऐसे दिखाया है। तो इस तरह से इस लाइन को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन। और उस लाइन से जो हमने ये बनाया है, वेक्टर बनाया बच्चे, कोशिश करिए तो ये एल आपका एक वेक्टर बनाएगा, जिसको मैं ऐसे लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, एल बनाकर उसके ऊपर एक एरो लगा दूंगा, एल बनाकर उसके ऊपर क्या बना दूंगा, एक एरो। एरो जैसे मैंने बनाया तो वो कहता है कि कोई वेक्टर हमने लिख दिया। अगर आप ऐसे किसी को लिख रहे हो ए, उसके ऊपर एरो लगाना, इसका मतलब हमने ए को क्या लिखा है, एक वेक्टर लिखा है, और वो अगर वेक्टर है तो उसका अपना कोई एक मैग्नीट्यूड होगा और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन तो मैंने यहाँ पे तो बता दी, ऊपर की ओर डायरेक्टेड लाइन है तो मैंने वेक्टर एल लिख लिया। लेकिन ये लाइन इस तरह की है तो डायरेक्शन तो अपनी मर्जी से हम ऊपर नीचे कहीं भी ले सकते थे। तो इस लाइन से बच्चे ये डायरेक्शन, या यूं कहो इस लाइन से हमने अपना वेक्टर बनाया है, तो ये लाइन इस वेक्टर के लिए क्या होगी, लाइन ऑफ सपोर्ट हो गई, लाइन ऑफ सपोर्ट है। हमने वहीं से ये वेक्टर को जनरेट किया हुआ है। अगर आपने इसको उतनी ही लेंथ का ऐसे बना दिया, सपोज करो ऐसे, जितना ये है बच्चे उतनी ही लेंथ का मैंने यहाँ पे वेक्टर लिखा है, और ये सारी इस लाइन ऑफ सपोर्ट के कैसे बना रहा हूँ, पैरेलल बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ, पैरेलल बना रहा हूँ, उतनी ही लेंथ का है, और मैंने नीचे की ओर एरो लगा दिया। अब ये वाला वेक्टर है, वेक्टर तो ये भी है और ये भी वेक्टर है बच्चे, ये वाले के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट ये है, ये वाले के भी लिए भी लाइन ऑफ सपोर्ट ये है, बस डायरेक्शन में मैंने उल्टा कर दिया है। तो अगर ये एल वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जाता है तो ये भी अगर एल के फॉर्म में लिखना चाहो, फॉर्म में, तो उसको फिर क्या लिखेंगे आप, माइनस एल, जहाँ पे माइनस ये बताता है कि इसकी डायरेक्शन इस वाले के उल्टी है। माइनस एल क्या कहता है कि जो माइनस एल वेक्टर है वो एल वाले वेक्टर के उल्टी डायरेक्शन में है। तो एक चीज़ आपको ये समझ लेना है कि अगर किसी वेक्टर के हम डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं तो आपने अगर कहीं माइनस लगा रखा है, इसका मतलब वो पहले वाले के उल्टी डायरेक्शन में बना दिया गया है। अगर वेक्टर ए मैं ऐसे बनाता हूँ इस डायरेक्शन में ये, तो बच्चे ये उतनी ही लेंथ का अगर मैंने बनाया है एक ही लाइन ऑफ सपोर्ट को, यानी कि इसकी लाइन ऑफ सपोर्ट पहले समझ लो फिर से एक बार। अगर ये वेक्टर ए है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन ऑफ सपोर्ट तो गई होगी ना, जहाँ से मैंने उसको क्या हुआ होगा, तोड़ा होगा। तो अगर ये लाइन ऑफ सपोर्ट ये रही हो, अब लाइन ऑफ सपोर्ट अगर इसकी ये है तो उसके उल्टे वेक्टर की भी लाइन ऑफ सपोर्ट मैं इसे ही मान करके अगर बनाऊं तो लेंथ मैं उसकी फिक्स कर दूं, जितना ये उतना ये। तो मैं अगर ऐसे फिर लिख रहा हूं, क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हो ए वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में डायरेक्टेड था, अब उल्टे में हमने इसको डायरेक्शन ऐसी दे रखी है, तो इसके पहले क्या लगा दिया गया, माइनस लगा दिया गया। तो किसी वेक्टर के पहले अगर माइनस लगा देते हैं उससे कहते हैं नेगेशन ऑफ ए वेक्टर। क्या कहते हैं, नेगेशन ऑफ ए वेक्टर। अगर नेगेशन ऑफ ए वेक्टर है इसका मतलब आपने पुराने वाले वेक्टर को उल्टा कर दिया, उसकी डायरेक्शन को आपने अपोजिट कर दिया, ये आपने समझा।
तो कोई वेक्टर का बच्चे रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है आप जान रहे हो, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर डालते हैं। कैसे बनाया वेक्टर आपने वो तो देखा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करना है तो मैंने आपको कहा कि आप बस एक सिंबल किसके ऊपर क्या बना दो, एरो बना दो। पहला ये रिप्रेजेंटेशन हो सकता है कि अगर कोई वेक्टर है तो मैंने आपसे यहाँ पे क्या बताया था कि लाइन अगर आपने खींच रखी लाइन ऑफ सपोर्ट तो उसकी इनफाइनाइट लेंथ नहीं, उसकी क्या होना चाहिए बच्चे, उसका कोई फिक्स पार्ट होना चाहिए, डेफिनेट पार्ट होना चाहिए। उसी को हम क्या, देखो एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट लिखा है, ध्यान रखना, और यहाँ पे लाइन लिखा है, लाइन नहीं लिखा है, चलो लाइन भी लिख लो। तो वेक्टर में क्या होता है, एक लाइन सेगमेंट हम लोग यूज कर रहे होते हैं, किसी लाइन का एक पार्ट यूज कर रहे होते हैं, या जो कि उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। और इस तरह से एक क्या है, डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अगर मैं इसके इस वाले पॉइंट को बोलूँ, इस वाले पॉइंट को देखूँ, तो बच्चे ये ऊपर की ओर डायरेक्टेड है ना। अगर ये ऊपर की ओर डायरेक्टेड, इसका मतलब क्या हो गया कि ये यहाँ से स्टार्ट है और ऊपर जाके फिनिश है, ये इसका इनिशियल पॉइंट हो गया। और ये क्या बच्चे, इसका फाइनल पॉइंट है। तो यानी कि वेक्टर अगर है तो कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे खत्म हुआ, अगर वो पोजीशन हमें पता है तभी तो उसका पार्ट हम डेफिनेट कर पाएंगे। तो वेक्टर को यानी कि उसके मैग्नीट्यूड को बताने के लिए उसका डेफिनेट होना कंपलसरी कर दिया गया। तो उसका एक पॉइंट कैसा होना चाहिए, पता हो कि इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है। तो अगर मैं इसको ए लिखूँ और बी लिखूँ तो इसका मतलब हो गया ए आपका इनिशियल पॉइंट रहा है और बी आपका फाइनल पॉइंट रहा है। तो अब अगर मैं इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिख दूं, अगर ये इस तरह से डायरेक्टेड है, देखो डायरेक्शन ही बता रही कि किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, इसका खत्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे पार्ट, इसका मतलब ये इसका फाइनल पॉइंट है। यानी कि ये डायरेक्शन ऐसी, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इधर की तरफ से आ रहा है, तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है। तो अगर इनिशियल और फाइनल हमें पॉइंट पता चल जाते तो इसको हम शॉर्ट में इस तरह से भी लिख देते हैं। आप ए बी लिखो, उसके ऊपर क्या लगा दो, वेक्टर का सिंबल यानी कि लाइन बना दो, एरो बना दो, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसे कोई लिख देता है, सपोज करो मैंने ऐसे पी और क्यू लिखा, उसके ऊपर एक एरो बना दिया, तो ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे पी का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, और क्यू क्या है बच्चे, फाइनल पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है। अब एरो में क्या होता है बच्चे, टेल होता है ये, और ये हेड है, ठीक है। जब भी आप एरो बनाते हो उसमें एक टेल होता है और क्या होता है, हेड होता है। तो किसी भी वेक्टर का जो टेल होता है वो उसके इनिशियल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और जो उसका हेड होता है वो फाइनल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। मेरी बात समझ रहे होंगे। तो इस तरह से बच्चे वेक्टर को लिखने का एक ढंग बनाया गया कि उसको हम कैसे मैथ में रिप्रेजेंट करें। थोड़ा सा अलग, अगर मैं पी क्यू लिख रहा हूँ तो वो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन बनाने के लिए उसके ऊपर क्या लगा दिया गया, एक एरो बना दिया गया। अब ये ध्यान रखना कि एरो हमेशा किसी के ऊपर इसी डायरेक्शन में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे एम एन लिख दिया गया तो उसके ऊपर तो डायरेक्शन ऐसे ही देना होगी हमेशा, ऐसे, ऐसा मत करें कि आप उसको एम एन ऐसे लिख दें, ऐसा नहीं करना, ठीक है। इस तरह का नोटेशन अलाउड नहीं है, आप लिखेंगे तो हमेशा इसी तरह से। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि अगर इसकी उल्टी डायरेक्शन आप बनाना चाहते हो तो एम एन ना लिखो, उसको क्या लिख दो, एन लिख दो, एम लिख दो। अब देखो मैंने क्या कर दिया, सपोज करो अगर एम एन बच्चे ऐसे वेक्टर था, यहाँ से इस तरह से जा रहा था, ये एम पॉइंट रहा होगा, ये एन पॉइंट रहा होगा, और इस तरह से डायरेक्शन थी, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एन एम लिख दिया। तो मैंने एक्चुअली इसको उल्टा कर दिया है। इसको उल्टा करने का मतलब हो गया कि पहले एम से एन की तरफ था एरो, अब कैसे जाएगा, एन से एम की तरफ जाएगा। तो डायरेक्शन मैंने बदल दी, तो डायरेक्शन बदल दी तो लिखने का ढंग क्या होगा, इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल अब क्या हो गया, एन हो गया, और फाइनल क्या हो गया, एम हो गया। डायरेक्शन बदली तो माइनस साइन और लगा दें। तो एक चीज़ आपको ये भी अब समझ में आ रही होगी कि अगर इस तरह से लिखा जाता है किसी वेक्टर को, माइनस लगाने से उसकी डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टी डायरेक्शन में हो गया। तो बच्चे बेसिक रिप्रेजेंटेशन है, सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए। लेक्चर ये बेसिक जो है ना थोड़ा सा लंबा होगा अदर कंपेरिजन में। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स होंगे केवल तो आपको चीज़ें सब पता है, कुछ भी ऐसी दिक्कत वाली बातें नहीं है। तो ठीक है, तो ये वेक्टर को हमने जाना कि किस तरह से वेक्टर को हम लोग लिख रहे होते हैं। अब थोड़ा सा और इसको देखते हैं, चलो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। अब देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हम लोग बना रहे होते हैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, कोई बच्चे इस तरह से अगर आपका वेक्टर यहाँ पे हमने बना दिया और मैंने यहाँ पे लिखा इस पॉइंट को P,
इस पॉइंट को Q, तो अगर मैं इसका ऐसे एरो लगाऊं तो अब आपको देखना है इस वेक्टर के लिए यहाँ पे ओरिजिन है बच्चे, तो जब मैं इसको ऐसे मिला रहा हूँ यहाँ से O से P तक, फिर मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मिलाना है Q तक, बहुत सही से देखना है। तो वेक्टर को मैंने बनाया कितना पार्ट बच्चे, PQ, तो मैंने एक्चुअली PQ लिखा है, वेक्टर को मैंने PQ लिखा हुआ है। अब समझो, तो इसमें जो P है बच्चे वो इसका इनिशियल है और Q क्या फाइनल है। P इनिशियल है और Q क्या फाइनल है। तो अब जो मैंने ये OP लाइन बनाया है, OP लाइन बनाया है, OP भी एक एज ए वेक्टर है, ओरिजिन से लिखा गया है। तो आपको इसको बोलना होगा पोजीशन वेक्टर। क्या बोलना होगा बच्चे, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। किसी पॉइंट P का ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। O मतलब ओरिजिन से और इस वाले पॉइंट तक के लिए, है ना। ऐसे बच्चे OQ हम अगर लिख रहे हैं तो OQ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी पोजीशन वेक्टर हो गया। लेकिन पोजीशन वेक्टर किसका होता है, एक पॉइंट का होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q। ठीक है, तो इस तरह से छोटी छोटी बातें हो रही, बहुत अच्छे से आपको समझना है। फिर से कह रहा हूँ, कॉपी पेन पेपर लेकर ही बैठें। इतना लिखने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि ट्रायंगल्स लॉ में क्या जानते हैं आप। एक होता है ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल्स लॉ कहता है कि अगर कभी भी आप वेक्टर में हो तो पहले ट्रायंगल बना लो इस तरह से। ये पॉइंट को अगर मैं A बोलूं, इस पॉइंट को B बोलूं, इस पॉइंट को C बोलूं, और मैं क्या करता हूं, साइक्लिक चलता हूं। साइक्लिक मतलब आप यहां से चले, A से B गए, B से C गए और C से फिर A गए। तो आपने देखो साइक्लिक गए, इस तरह से ऐसे गए, इस तरह से चले। तो इस तरह से सभी का वेक्टर सम कितना होता है, 0 होता है। सोचो मेरी बात को, कैसे मैंने बोला है, AB लिखा, वेक्टर है तो उसके ऊपर एरो बनाइएगा। फिर मैं BC लिख रहा हूँ, वेक्टर। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ, CA। आप जहां से चले वहीं पर वापस आ गए, तो आपने कुछ भी नहीं चला एक तरह से, है ना। तो टोटल इन सब का वेक्टर सम कितना हो गया, 0 हो गया। टोटल वेक्टर सम कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब मैं ऊपर थोड़ा दिखाता हूँ। मैं PQ को बाद में बताना चाहता हूँ क्या बना जाके, क्योंकि PQ को बताने की ही सारी कहानी चल रही है। यहां से ऊपर देखिएगा बच्चे, सोचो AB लिखा, BC लिखा, CA लिखा। अब मैं क्या करता हूँ, AC को उस तरफ भेज देता हूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, AC उस तरफ गया तो माइनस का AC, सॉरी CA है तो माइनस का CA हो गया, माइनस का CA हो गया। और इधर क्या बचा, AB प्लस BC, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC बचा। अब जरा सोचो, अगर मैं CA को CA ना लिखूं, अच्छा CA कब लिखा गया होगा, जब इसमें C इनिशियल पॉइंट रहा हो और A फाइनल पॉइंट रहा हो। तो अगर मैं इसको पलट दूं, AC लिख दूं, AC, यानी कि जो फाइनल पॉइंट था वो इनिशियल हो गया है और C फाइनल इनिशियल था फाइनल हो गया। तो उसको क्या करने के बाद मिलेगा, CA कैसा होगा, माइनस AC के इक्वल होगा कि नहीं। और एक माइनस इसमें और लगाते, क्या बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब क्या बन जाएगा, AC बन जाएगा फाइनली। तो कुछ इस तरह से आपको मिला, यानी AB प्लस BC इक्वल टू क्या आ गया आपका, AC आ गया। AB प्लस BC इक्वल टू AC आ गया। अब जरा सोचो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया है। इनके एरो को थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। AB प्लस BC क्या कहते हैं, आप यहां से चलते हैं, पहले कहाँ गए, A से B गए, फिर B से C गए, आप कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक पहुंच गए। तो इसका मतलब हो गया आप A से B गए, फिर B से C गए, इतना घूम के गए। तो वो कह रहा है कि ये सब की वैल्यू का सम किसके बराबर होगा, AC होगा। मतलब आप सीधे A से C ना चले जाते, A से C चले जाते इस तरह से। ठीक है, आप A से B जाइए, फिर B से C जाइए, इसका मतलब आप सीधे A से C चला जाइए, बात वही है। यानी कि इस तरह से आप चीज़ों को सम करके बता रहे होंगे। ये कहलाता वेक्टर सम, जो कि ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग किया गया। किसके अकॉर्डिंग किया गया, ट्रायंगल्स लॉ के अकॉर्डिंग किया गया। ठीक है, तो आप जरा सोचो, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप कैसे चलना चाहते हो, ट्रायंगल्स लॉ यहाँ पे क्या बताएगा, यहाँ पे अप्लाई कर दें ट्रायंगल्स लॉ। तो ये जो OP लिखा है, इसको मैं ऐसे करूँ, कलर बदल लेते थोड़ा सा।
अब मैं जैसे एरो लगाऊं वैसे सोचिएगा, मैं ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। ओपी पी से क्यू जाना है और वापस आना है, तो चलो ऐसे लिख देते हैं। सोचो जरा, ट्रायंगल्स लॉ क्या कहेगा कि आप किसी तरह से ओ से पी जाओ फिर पी से क्यू जाओ, आप ओ से पी जाओ फिर कहाँ जाना बच्चे, पी से क्यू जाना है। तो जब आप ऐसे जा रहे हैं इसका मतलब आप इस तरह से जाओ या फिर क्या करो, ओ से क्यू चले जाओ, ओ से आप कहाँ चले जाओ, क्यू चले जाओ। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर में चीज़ों को कर रहे होते हैं। हमें क्या करना होगा, हम इसको उधर करते हैं और इसको इधर ले आते हैं। क्या कहा मैंने, समझो मेरी बात, आप ओ से पी गए, पी से क्यू गए, या फिर आप ऐसा कह दो ओ से सीधे क्यू चले जाओ। तो मैंने ओ क्यू की तरफ किसको भेज दिया, ओ पी को भेज दिया, तो मुझे क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू मिल गया ओ क्यू माइनस, बहुत सही समझना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ओ क्यू माइनस क्या मिल गया, ओ पी मिल गया। ठीक है, मुझे क्या मिला, पी क्यू इक्वल टू ओ क्यू माइनस ओ पी। जरा समझो, अगर अब यहां से बात स्टार्ट हो रही, जो बात मैं यहां से बताना चाह रहा था कि अगर मेरा वेक्टर है बच्चे, कहीं पे लिखा है ये वेक्टर है हमारा पी क्यू और डायरेक्टेड है बच्चे पी से क्यू, है ना, तो मैंने वेक्टर एक्चुअली पी क्यू लिखा है, तो मैंने उसे ब्रेक कैसे कर दिया, मैंने उसको बोला इसका फाइनल पॉइंट क्या है, क्यू, तो आप क्या लिखना, ओ क्यू लिखना बच्चे। इनिशियल पॉइंट क्या है, पी, तो क्या लिखना, ओ पी लिखना। ओ पी और ओ क्यू क्या है, ओ पी ओ क्यू दीज आर पोजिशन वेक्टर, यानी पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर है, ओ क्यू पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर है। अगर मैंने पी क्यू लिखा तो क्यू के पोजिशन वेक्टर से पी का पोजिशन वेक्टर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्यू के पोजिशन वेक्टर से मैं क्या कर रहा हूँ, पी का पोजिशन वेक्टर में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो ये बात आपको बतानी पड़ी जिसके लिए इतना टाइम लग गया। ठीक है, तो ट्रायंगल्स लॉ भी समझ गए होंगे, इसको मैं यहाँ से हटा दूँ, चलो बना रहने देते हैं। तो अगर मैं कभी ऐसे लिखूँ एम एन वेक्टर, मैंने लिखा एरो लगा दिया, तो आप इसको क्या लिख रहे होंगे, इसको लिखेंगे आप फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है एन, इनिशियल क्या है एम, तो फाइनल मतलब एन है, इनिशियल का मतलब हो गया एम, तो आप कैसे लिखेंगे ओ एन ओ एम, क्योंकि एन और एम तो पॉइंट रहे होंगे और किसी पॉइंट को अगर पोजीशन वेक्टर बनाना है तो ओ पी या ओ क्यू की तरह लिखना पड़ेगा, यानी ओ एन और ओ एम की तरह लिखना पड़ेगा। तो आप क्या बोल रहे होंगे, ओ एन माइनस का ओ एम बोल रहे होंगे। फिर से समझो, क्या ये फाइनल पहले लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया, इनिशियल वाला बाद में लिखा गया, बिल्कुल लिखा गया। तो वही चीज यहाँ पे बताई गई आपको, फाइनल माइनस इनिशियल, शॉर्ट में आप इतना याद करें। अदरवाइज एम एन की वैल्यू को हम लोग डिटेल में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ एन, मैं लिख रहा हूं पोजीशन वेक्टर ऑफ एन माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ एम। ठीक है, आप समझ गए, कभी भी हमें ऐसे लिखना पड़ेगा डिटेल में तो हम लोग लिख लेंगे, और ये बहुत आगे जाके यूज होने वाला है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे आपको डिराइव करके दी है, ये आपको याद रखना बच्चे। ठीक है, तो वेक्टर अभी ऐसा कुछ नहीं बहुत ज़्यादा टफ पड़ रहा है, बस रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं, लिखने का ढंग सीख रहे हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इतना जानने के बाद अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं जिसमें हम लोग अपनी कुछ अच्छी यानी आसान चीज़ें भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले वेक्टर में आपने क्या जाना, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जाना। अब आपने पढ़ना है कि लेंथ के हिसाब से हम किसी वेक्टर को कितना और कैसे बोलते हैं, या डायरेक्शन के हिसाब से किसी को कैसे बोलते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है टाइप्स ऑफ वेक्टर, हम करने एक तरह से जा रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अभी आपने क्या देखा कि कोई हमने लेंथ फिक्स करी, ये लो एक्स वाई, अब इसको कैसे लिख रहे होगे, एक्स वाई वेक्टर लिख रहे होगे इस तरह से, अगर इसको हम लिखें तो, है ना। तो अब तो हमारा लाइन तो है ही नहीं, यानी पूरी हमने क्या किया, वाई को यहां से खींच करके ला करके पूरे एक्स पे बिठा दिया। और अगर सही से समझो तो मैं एक्स वाई को चूंकि पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में बता चुका हूं, तो आप क्या लिख रहे होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ वाई यानी कि ओ वाई वेक्टर माइनस क्या लिख रहे होंगे, ओ एक्स वेक्टर लिख रहे होंगे। ठीक है, अब मैं ऐसे कह दूं कि आप क्या करो, y को x की तरफ ले आओ, व्हेन y टेंड्स टू x, जैसे y x की तरफ बढ़ेगा बिल्कुल उसी पर आ जाएगा, तो आप क्या लिख रहे होगे, x x लिख रहे होगे ना, और यहाँ पे ओ एक्स वेक्टर माइनस ओ एक्स वेक्टर लिख रहे होगे पूरा। देखो बच्चे, मैं यहाँ पे एरो बनाऊं, आप समझ लो कि अब ये केवल एक लाइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा,
ठीक है, केवल एक लाइन से मैं ऐसे लिख दूंगा। तो अब यहाँ पे कैंसिल हो जाए, क्या आएगा, जीरो आएगा। तो जीरो नहीं, आप उसे क्या बोल रहे होगे, जीरो वेक्टर बोलना बच्चे, ठीक है। तो जीरो वेक्टर बोलना, इसका मतलब इसकी जो लेंथ थी हमने पूरी खत्म कर दी, उसी पे इसका फाइनल पॉइंट है, उसी पे इसका इनिशियल पॉइंट है। तो यानी किसी वेक्टर का अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट अगर सेम हो जाए, यानी उसका मैग्नीट्यूड ही खत्म कर दिया आपने, तो ऐसा वेक्टर आपका क्या होता है, जीरो वेक्टर होता है। तो जीरो वेक्टर के बारे में आपने क्या सीखा इसमें, कि जब किसी वेक्टर का फाइनल और इनिशियल पॉइंट सेम हो जाए तो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर है। तो ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है बच्चे, जीरो होता है। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे, है ना। सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, इस तरह से हम लोग कहते हैं इसको, कैसा वेक्टर, जीरो वेक्टर कहते हैं। मैग्नीट्यूड कितना, जीरो होता है। आगे देखो यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, चलो इसको हटा ही देते हैं, बना रहने दो। यूनिट वेक्टर कैसे, सपोज करो एक वेक्टर है जो हमने ऐसे बना दिया, ये वेक्टर है कोई पी क्यू वेक्टर है, एरो लगा देते हैं, मतलब यहाँ पे पी रहा होगा और यहाँ पे क्यू रहा होगा। तो पी क्यू वैक्टर है, मुझे इसको बनाना है यूनिट वेक्टर। यूनिट का मतलब होता है कि कितना है उसको इक्वली डिवाइड करने के बाद उसका एक हिस्सा होना चाहिए। 1 यूनिट कितना पड़ा है ना, जैसे 7 फीट है कोई लंबा, तो उसके 7 बराबर टुकड़े कर दो। 7 बराबर टुकड़े कैसे होते, 7 से ही तो डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 7 इक्वल पार्ट, when divide by 7 then we get only 1 part, 1 part mean 1 यूनिट। तो 1 पार्ट हमें इसका पता करना है। तो ऐसे मैं इसके अगर 3 पार्ट कर लूँ, यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट हैं, तो ये 1 यूनिट, 2 यूनिट और 3 यूनिट का वेक्टर है। कितने यूनिट का वेक्टर हो गया, 3 यूनिट का वेक्टर है बच्चे। अब इसको हम 1 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो इसके मैग्नीट्यूड जो 3 यूनिट उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमें पता होना चाहिए ना कितने यूनिट का है, यानी उसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल जाए तो हम उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू से ही डिवाइड कर देंगे, तो उसको 1 यूनिट बचेगा। तो आ गया ना 1 यूनिट, है ना। यानी कि किसी को हम अगर यूनिट वेक्टर में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, कितनी भी लेंथ का वेक्टर, तो उसको किससे डिवाइड कर दें, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर होगा, ऐसा वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो बच्चे, मैग्नीट्यूड हैविंग 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। अभी मैं बहुत सिंपली लिख रहा हूँ, केवल मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड ही लिखे दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं लिख रहा हूँ, है ना। अदरवाइज मैग्नीट्यूड लिखने का भी ढंग भी बताऊंगा, कैसे रिप्रेजेंट होता है मैग्नीट्यूड, कैसे निकाला जाता है, वो भी सब बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे चीज़ों को करते जा रहे हैं। तो अभी क्या मिला, मैग्नीट्यूड मिला, कितना 1 होता है। कैसे पता किया, हमने उसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दिया उस वेक्टर को। यानी कि अगर बच्चे कोई वेक्टर पी क्यू होता, थोड़ा सा समझो, अच्छा अभी बता ही देता हूँ, क्योंकि कमेंट से भी थोड़ा डर लगता है, क्योंकि साइंस वाले बच्चे बोल रहे होंगे मैग्नीट्यूड अगर ऐसे नहीं आप ऐसे लिखो, है ना, वो बताने लगेंगे फिजिक्स में, क्योंकि पढ़ रहे होते हैं चीज़ों को। मैं अभी आपको इस सोच के हिसाब से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं तो ये मान रहा हूँ कि आपको कुछ भी अभी वेक्टर में नहीं पता, मुझसे ही आप इनिशियल स्टार्ट कर रहे हो, तो मैं बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें रखना चाहता हूँ। लेक्चर बड़ा होगा, डीप में होगा, पार्ट ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट एक भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। सबको मुझे सिखाना है किसी तरह से, कोई ये ना कहे कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई। बस जुड़े रहिए और बार बार चीज़ों को देख लीजिएगा। हो सकता है कोई वर्ड ऐसे हो जो आप एक बार में भूल गए हो, बाकी जाके जाके उसको नहीं याद कर पा रहे हो, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, इसलिए बार बार चीज़ों को सुनते भी रहें। मैग्नीट्यूड अगर 1 है, इसका मतलब मैंने क्या, कोई वेक्टर पी क्यू लेंथ का है, तो बच्चे इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो वो यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर। तो मुझे क्या करना हो, वेक्टर पी क्यू को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना, तो डिवाइड इट्स बाई मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू मैंने ऐसे लिखा। तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो क्या मिलेगा, वेक्टर पी क्यू का ही तो कुछ पार्ट मिलेगा, यानी उसकी डायरेक्शन तो इनिशियल वेक्टर के अकॉर्डिंग रहने वाली है। तो हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई यूनिट वेक्टर मिलता है उसकी एक्चुअल डायरेक्शन क्या होती है, एक्चुअल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। मैंने यही तो किया था, देखो पी क्यू वेक्टर इतना लंबा था, मैंने उसका एक पार्ट लिया, तो ये आप डायरेक्शन इसको यहाँ से इतना लिखो या फिर यहाँ लिखो, इन सभी पार्ट की डायरेक्शन तो सेम रहने वाली है। तो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, अपने इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन में ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड डिवाइड करने के बाद जो वेक्टर मिला वो भी क्या होगा, अपने इनिशियल वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में होगा। तो चूंकि पी क्यू की डायरेक्शन में होगा, इसलिए मैग्नीट्यूड डिवाइड करने के बाद पी क्यू मिला। पी क्यू की डायरेक्शन में होने की वजह से हम इसको यूनिट वेक्टर लिखेंगे तो क्या करते, अलग नोटेशन कर देते हैं, पी क्यू के ऊपर थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं, इस तरह से
इसको कहते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप। तो पी क्यू कैप ऐसे लिखा जाता है बच्चे, ठीक है। तो पी क्यू कैप यानी हमने निकाला, वो क्या आ गया? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने के बाद किसी वेक्टर को क्या मिलता है? उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो किसी भी वेक्टर का अगर आप यूनिट वेक्टर लिखना चाहते हो तो आप क्या करो, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और ये क्या बताता, मैंने जैसे कहा था, उसका एक पार्ट होता है और डायरेक्शन उसी की उसमें होता है। तो ये वैल्यू बच्चे जो होती है एक्चुअली डायरेक्शन बता रही होती है किसी वेक्टर की। आपको एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। अब मैं यहीं पे बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली कैसे आप निकालते हो। तो किसी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर है, आपने निकाला है फॉर वेक्टर ए वेक्टर है, तो उसके मैग्नीट्यूड को क्या लिखोगे? मॉड बना करके वेक्टर आप लिख दो ऐसे। मॉड बना के, आप यहाँ पे एरो अभी लगा रहा हूँ, मॉड बना के वेक्टर लिखो, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझो, अगर कहीं पे पहले जो बोर्ड में बुक्स होती थी, तो अगर उन्होंने क्या किया था, पहले ऐसे लिखा, इसी को ऐसे भी लिखा, यानी कि अगर वेक्टर ए है बच्चे, वो या तो ऐसे लिख दिया जाता है ए बना करके उसके ऊपर एरो लगा के, या फिर वेक्टर को ऐसे लिख देते हैं, उसी वेक्टर को एरो ना लगा के उसको डार्क करके लिख देते थे। यानी बहुत सारी चीज़ें जब लिखी होंगी, अगर किसी को डार्क करके लिखा गया तो वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके ऊपर फिर एरो नहीं होता है। तो इस तरह की चीज़ें भी कहीं कहीं बोर्ड्स में ऐसी लिखी जा रही हैं। तो दोनों ही क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेक्टर ए रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए, ठीक है। ये डार्क है, इसका मतलब ये कैसे लिखा है? ऐसे लिखा गया। ये दोनों इक्वल हैं, इस तरह से मतलब दोनों लिखी जाती बातें, ठीक है। तो ये आपने जाना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते, बस मॉड आप अभी लिख रहे हो, और निकालेंगे कैसे कैलकुलेशन वो आगे सीख लेंगे अभी, जैसे वेक्टर मिलेगा जिस फॉर्मेट में। तो अगर पैरेलल लाइन के बीच में आपने लिख दिया, यानी कि आपने मॉड के अंदर डाल दिया, मॉड का सिंबल ऐसे बनता है, किसी वेक्टर को मॉड के अंदर लिखना मतलब वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए मैग्नीट्यूड कैसे निकल के आता है, कैसे लिखा जाता है। अब को इनिशियल वेक्टर टाइप चल रहा था बच्चे, जीरो वेक्टर जाना, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर क्या होते? को इनिशियल ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, यानी कि ओरिजिन एक ही हो सबका। ओरिजिन मतलब ये नहीं करो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का कटान बिंदु, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ। ओरिजिन जहाँ से सभी निकल रहे हो, मान लो ये सबका ओरिजिनेशन पॉइंट है, यहाँ से सारे वेक्टर इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में, कोई इस डायरेक्शन में ऐसे जा सकता है, ठीक है। कोई इस डायरेक्शन में, कोई ऐसे जा सकता है। तो जितने सारे वेक्टर्स हैं ये कैसे हैं? सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हुए हैं, सो सभी कैसे हैं? को इनिशियल, सबका इनिशियल पॉइंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये बच्चे हो गया को इनिशियल, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट। ऐसे वेक्टर जिनका सबका इनिशियल पॉइंट सेम हो, वो सारे वेक्टर कैसे होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर होते हैं। अब देखो कोलिनियर वेक्टर, कंफ्यूजन रहती है इनमें बच्चों को। कोलिनियर वेक्टर्स, बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था लाइन ऑफ सपोर्ट करके कुछ ऐसे, तो चलो ये लाइन ऑफ सपोर्ट मैंने ऐसे बना दी, दिस इज लाइन ऑफ सपोर्ट। अब इससे मैं कुछ वेक्टर्स बनाता हूँ। ये लाइन ऑफ सपोर्ट मैंने क्या कर दिया, इसी लाइन ऑफ सपोर्ट को अगर मानते हैं तो इसके पैरेलल वेक्टर हमेशा बनाना। तो मैंने एक वेक्टर ये ले लिया, एक वेक्टर ये ले लिया, लेंथ वाइज देख रहे हो बड़े छोटे हो रहे हैं। नेक्स्ट वेक्टर मैंने ले लिया इस तरह से, 3 वेक्टर ले लिए, बहुत है, नाम भी रख लो। ए वेक्टर, ये बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है और इस सी वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों ये सभी कैसे हैं? वो सारे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो। मैंने क्या कहा?
ऐसे सारे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट अगर सेम हो जाए वो सारे वेक्टर कैसे होते हैं? कोलिनियर वेक्टर। दीज ऑल आर कोलिनियर वेक्टर। हियर ए बी एंड सी हैव सेम लाइन ऑफ सपोर्ट, so these are कोलिनियर वेक्टर। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। सेम लाइन ऑफ सपोर्ट अगर उनकी हो तो सभी कैसे? कोलिनियर वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर के आगे दो बातें निकल के आती हैं। हो सकता है कि वो लाइक हो वेक्टर्स या फिर अनलाइक हो। तो पहले तो लाइक वेक्टर देख लेते हैं, फिर देखते हैं अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर और अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर वो होंगे जिनके लिए सेम लाइन ऑफ सपोर्ट तो हो ही, साथ ही साथ इसका मतलब क्या हो गया? कोलिनियर होना उनका कंपलसरी है। तो ऐसे वेक्टर जिनके लिए सेम लाइन ऑफ सपोर्ट हो, डायरेक्शन भी सेम हो। जैसे अगर मैं बी और ए को देखूं, वेक्टर बी एंड वेक्टर ए, इसका एग्जांपल यहां से मिल रहा है। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो, कोलिनियर वेक्टर कहते ही आपको माइंड में क्या आ जाना चाहिए कि लाइन ऑफ सपोर्ट मैंने सेम कर दिया। तो ऐसे कोलिनियर वेक्टर जिनमें डायरेक्शन भी सेम है, लाइक वेक्टर्स होते हैं। ध्यान रखो, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होने का मतलब क्या हो गया? पैरेलल भी हैं। और भी लिख लो ब्रैकेट में, पैरेलल वेक्टर भी हैं बच्चे। ठीक है, पैरेलल भी हैं। अब अनलाइक वेक्टर क्या हो गए? ऐसे वेक्टर्स जिनकी लाइन ऑफ सपोर्ट तो सेम है लेकिन वेक्टर की डायरेक्शन अगर देखें तो उल्टी हो रही होगी। वेक्टर ए एंड वेक्टर सी। वेक्टर ए ऊपर की ओर, वेक्टर सी नीचे की ओर, है ना? तो ऐसे वेक्टर क्या हैं? आपके अनलाइक वेक्टर हैं। आई थिंक यहां तक की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इस पर बेस में आपका एक क्वेश्चन ही उठा लूं, आपके एग्जाम्पल में गिवन है। जस्ट जैसे मैं करा रहा हूँ आप वैसे ही पढ़िएगा, तभी वेक्टर समझ में आएगा। नहीं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शायद सही से नहीं उन्होंने बताया है या मैं गलत हूँ, हो सकता है। बट जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करिएगा, ठीक है? हर टीचर का अपने पढ़ाने का एक फंडा होता है बच्चे। तो मैं आपका एग्जाम्पल नंबर 3 लेता हूँ। उसमें क्या लिखा हुआ है? फिगर पहले बना लें। अच्छा, इक्वल वेक्टर भी डाल दिया, चलो कोई नहीं। इस तरह से दिया हमें, और इस वेक्टर का नाम क्या है? डी वेक्टर इसने लिखा। ठीक है, तो हम लोग इधर डी वेक्टर लिख लेते हैं, और ये ए वेक्टर उसने खुद बोला है तो मैं भी उसे ए वेक्टर लिख रहा हूँ। ये आपका बी वेक्टर है। और बच्चे कट से बेसिक ध्यान रखना, कितने कट उसने बना रखे हैं। जितने कट हमें उतने ही कट यहाँ भी बनाने पड़ेंगे। ये सी वेक्टर है, ठीक है? छोटा बड़ा हो जाए तो उसके लिए नहीं, आपको बस ये याद रखना कितने कट किस पर लगे हैं और उनका डायरेक्शन कैसा है। डायरेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन इसमें देखो, ए को ऊपर की तरफ बनाया, ये इधर बी वेक्टर इस तरफ डायरेक्टेड है, तो वेक्टर बी हो गया। इसके बाद डी देखो किस तरफ है, नीचे की ओर डायरेक्शन इसकी दे रखी है, और सी की डायरेक्शन ऊपर की ओर। तो सब वेक्टर की हमने डायरेक्शन बना ली, ठीक है? और ये ऐसे उसने बना रखा है तो हम भी बना लेते हैं। ठीक, अब समझो, जो भी पॉइंट्स बोले गए वो देख लेते हैं। उसने सबसे पहले कौन सा पूछा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट होता है, कह रहा है कोलिनियर वेक्टर। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और आंसर देंगे कोलिनियर वेक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है? तो मैं भी आपको आंसर देता हूं अब। कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट कैसा हो? सेम हो। तो अगर मैं सभी वेक्टर्स के लिए लाइन ऑफ सपोर्ट कहीं से बनाने की कोशिश करूं तो वेक्टर सी की लाइन ऑफ सपोर्ट क्या होगी? उसी के पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लो, कहीं से भी ड्रॉ कर लो। बस डायरेक्शन आप कहीं भी बना लो, कोई मतलब नहीं हमें।
देखो सी के पैरेलल हमने इसको ड्रॉ किया है, तो इस लाइन के पैरेलल कितने वेक्टर आपको दिख रहे हैं? इस लाइन के पैरेलल कितने दिख रहे हैं? चाहे उल्टी डायरेक्शन में हो चाहे सीधी डायरेक्शन में हो, कोई मतलब नहीं। वेक्टर ए दिख रहा है, वेक्टर सी दिख रहा है और वेक्टर डी दिख रहा है। तो वेक्टर ए, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी आर कोलिनियर वेक्टर। ठीक है, पहले का आंसर में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा जरा देखते हैं, दूसरे में क्या कह रहा है? दूसरे में बोला है इक्वल वेक्टर ढूंढने हैं, को इनिशियल ढूंढने हैं। ठीक है, अच्छा और कहीं से बन सकता है? नहीं, इक्वल वेक्टर के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, को इनिशियल पहले कर लेते हैं क्योंकि अभी इक्वल पढ़ना बाकी था आपका। को इनिशियल, को इनिशियल वेक्टर, जैसा नाम से ही उसमें लिखा है को इनिशियल, यानी कि जिनका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट सबका सेम हो। स्टार्टिंग मतलब ओरिजिन सबका सेम होना चाहिए, वो सारे वेक्टर्स क्या हो गए? को इनिशियल वेक्टर हो गए। तो देखो पता करो कौन कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से 2 वेक्टर 3 वेक्टर निकल रहे हो। यहाँ से निकल कितने रहे? नहीं निकल रहा, एक ही वेक्टर निकल रहा है। तो ये किसके साथ को इनिशियल हो सकता है? किसी के साथ नहीं, अकेला ही है। अच्छा, और कहीं से निकलने का चांस तो है ही नहीं। यहाँ से इधर को कोई जाता अगर इस तरह से, तो हम कहते ए और ये वाला वेक्टर होता। लेकिन अगर इस पॉइंट पर आए तो इस पॉइंट से देखो ऊपर की ओर सी गया है बच्चे, नीचे की ओर डी गया है और इधर की ओर बी गया है। तो इस पॉइंट से 3 आपके वेक्टर निकल रहे हैं, 3 वेक्टर का सेम ओरिजिन मिल गया है, इनिशियल पॉइंट सेम मिल गया है। तो ये तीनों वेक्टर आपके को इनिशियल वेक्टर हो गए। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर बने बच्चों? आप कमेंट करते रहें अपना आंसर भी। तो हमें मिला वेक्टर सी, वेक्टर डी और वेक्टर ई कौन सा? बी। ठीक है, वेक्टर सी, वेक्टर बी एंड वेक्टर डी, these 3 vectors are co-initial vectors। ठीक है, अब थोड़ा सा बैक आके यहाँ पे सीखते हैं कि कौन से वेक्टर हमारे कैसे हैं? इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर के लिए थोड़ा सा कहीं यहाँ स्पेस बना लें, चलिए बहुत है। इक्वल वेक्टर्स कौन कौन से हैं? इक्वल वेक्टर्स ऐसे 2 वेक्टर्स लाइन ऑफ सपोर्ट सबका सेम हो यानी पैरेलल हो, लाइक वेक्टर हो, लाइक वेक्टर डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो ऐसे लाइक वेक्टर्स बच्चे, लाइक वेक्टर में लिख रहा हूं, लाइक वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, लाइक वेक्टर लिख दो, या फिर ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड सेम हो। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सेम हो। तो इनकी 2 डेफिनेशन बच्चे आप किसी तरह से याद करो। ऐसे वेक्टर जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। ठीक है, ऐसे पैरेलल वेक्टर्स होते हैं। तो सिंपली आप क्या याद करो? डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आप क्या याद करें? ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, यानी कि लेंथ भी उनकी बराबर हो, तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं? इक्वल वेक्टर्स होते हैं। तो चलो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में इक्वल वेक्टर कौन कौन से हैं। अब यहाँ पे कट बना करके उसने दिखाया, यानी कि जिन पे इक्वल कट्स लगे होंगे वो वेक्टर कैसे होंगे? हमारे सेम डायरेक्शन वाले भी हों और कैसे हो जाएंगे? इक्वल वेक्टर। अगर देखें ए ऊपर की ओर जा रहा है, इस पॉइंट से सी ऊपर की ओर जा रहा है, लाइन ऑफ सपोर्ट सबका सेम है, लाइक वेक्टर तो है ही, लाइक वेक्टर हैं और इस पे देखो एक कट लगाने से 2 पार्ट हो गए, 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ भी 2 इक्वल पार्ट है, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर सी आपका हो जाएगा। ठीक है, कैसे वेक्टर हो गए? ये इक्वल वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से आंसर में आ गए? वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, दीज आर द इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हम लोगों ने किया। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को किसी बात का। नेक्स्ट देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 है। आपको इस तरह से फिगर बना के गिवन है बच्चे, और इस तरह से देखो एरो लगा रखा है। इस तरह से एरो की डायरेक्शन बहुत अच्छे देखना बच्चे। और इस पे कट कितने लगे हैं? 2 कट्स, यानी कि 3 इक्वल पार्ट्स बना रखे हैं। इस तरह से एरो लगाया है। डायरेक्शन में लिख दी NS/AW। आपसे कहा गया रिप्रेजेंट ग्राफिकली की डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, यानी मैग्नीट्यूड हमें दे दिया। और डायरेक्शन के बारे में उसने क्या कहा है? डायरेक्शन कैसे है?
30 डिग्री वेस्ट ऑफ, अच्छा इसने रिप्रेजेंट करने को बोला था, हमने क्या किया, सोल्यूशन ही पूरा ले लिया है ना। कोई नहीं, अब सीखते हैं कैसे हमें रिप्रेजेंट करना था। मैग्नीट्यूड है 40 किलोमीटर, ओके, एंड 30 डिग्री है वेस्ट ऑफ साउथ। जैसे बोला जा रहा है आराम से वैसे सीखिएगा। चलिए बनाइए अपना प्लेन, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। सबसे पहले आ जाइए डायरेक्शन में, ऊपर क्या नॉर्थ है, नीचे क्या साउथ मिला, फिर ईस्ट मिला, इधर क्या बच्चे वेस्ट हो गया, सारी चीज़ें हो गई। वेस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ से वेस्ट की तरफ चलना है, ध्यान रखो ऑफ लगा होता है जिसके पहले, वहीं से आप चलना शुरू करें। साउथ से चलें बच्चे किधर की ओर, वेस्ट की तरफ, कितने डिग्री, 30 डिग्री की ओर। तो बच्चे 30 डिग्री की लाइन यहाँ से इस वाले से बनाइए साउथ से, तो ऐसे बनाते हुए कहीं इधर कहीं आपका बना रहा होगा 30 डिग्री, तो ऐसे लाइन आपकी जा रही होगी बहुत दूर तक, हमने ऐसे बना ली है। क्योंकि अभी हमें पता नहीं कितनी मैग्नीट्यूड का शिफ्ट करना, मैंने एक ही स्टेटमेंट पढ़ा है, एक स्टेटमेंट से जितनी जानकारी मिली उसकी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैंने इसकी इतनी लेंथ बना दी। अब उसने दे रखा है मैग्नीट्यूड, तो इस लाइन को क्या करो, लिमिटेड करो, कितने तक बनाना, 40 किलोमीटर बनाना है। क्योंकि लाइन को हम लोग अपने पेपर पे तो बना नहीं सकते 40 किलोमीटर, तो हम लोग एक इसका फिक्स कर लेते हैं स्केल, स्केल मान लेते हैं कि एक कट रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर को। हमने बोला कि एक कट रिप्रेजेंट करता है 10 किलोमीटर, तो हमें 40 किलोमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए कितने कट्स मारने होंगे, 4 कट्स। तो हम फिर इस पर 4 कट लगा करके एक लाइन रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये अगर हमारी वो लाइन हो, ठीक है, और एरो लगा लेते हैं। इस पर 4 कट लगा के, 4 नहीं 4 इक्वल पार्ट बनाने के लिए 3 कट लगाने होंगे, 1 2 3। आप मान लो ये 4 कट्स हैं, तो ये वाला जो वेक्टर है बच्चे ओपी, ये पी पॉइंट है यार, ओपी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को, ओपी रिप्रेजेंट करता है पूरी इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल्स थे, सारे क्लियर होंगे। एक्सरसाइज में आते हैं, अब बस 5 मिनट में सारी एक्सरसाइज हमें ख़त्म करनी है। अब आराम से देखिएगा, ठीक है, आप कॉपी पेन पेपर लेकर ही बैठिएगा साथ में। क्वेश्चन नंबर में कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आप नॉर्थ वाली लाइन पे जाइए और ईस्ट की तरफ मूव कर जाइए, तो बना लीजिए डायरेक्शन NSEW। नॉर्थ पे हम आ चुके हैं, ये रहा, और उसमें वहाँ से किस तरफ मुड़ना है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट हमारा ये रहा। तो यहाँ से बच्चे इस तरफ की ओर आपका एंगल आएगा, 30 डिग्री का एंगल बना दिए और लाइन आगे को बढ़ा देते हैं। और कितनी मैग्नीट्यूड का दिया बच्चे वेक्टर, 40 किलोमीटर, अगेन 40 किलोमीटर, ठीक है। तो 4 कट बनाने के लिए 4 पार्ट इक्वल बनाने के लिए 3 कट्स लगाने होंगे, 1 2 3 हो गए होंगे, ठीक है। चलिए ये हमारा पी पॉइंट है, यानी कि ओपी यहाँ पे वेक्टर जो है वो रिप्रेजेंट करता है हमारी इस पूरी इन्फॉर्मेशन को। पहला क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर्स और वेक्टर। 10 किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है, स्केलर क्वांटिटी है बच्चे। 2 मीटर्स नॉर्थ वेस्ट, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इसका मतलब क्या है, वेक्टर हो गया। 40 डिग्री स्केलर है, ओनली डिग्री, 40 वाट, ये सब भी हैं। देखो कुछ जो फिजिक्स के बच्चे होंगे, मैथ के पीसीएम वाले होंगे, उनको सब ये पढ़ा हुआ होता है, सब कुछ पता होगा, ठीक है। बट आप परेशान ना होना, जो भी कॉमर्स में है उन्होंने अगर नहीं पढ़ा है तो आपको मैं श्योर बोलता हूँ इस बात को कि इस तरह का चीज़ें अब आपके सिलेबस में हैं, तो लेकिन एग्जाम में नहीं आएंगी। क्योंकि एग्जाम में टर्म 2 में जो पेपर स्टार्ट होता है वो 2 नंबर का मिनिमम क्वेश्चन आ रहा है, और 2 मार्क्स के लायक इन क्वेश्चन में कोई ऐसी ताकत है नहीं कि 2 मार्क्स में ही रखे जा सके, ठीक है। तो आप इसे लीव भी कर दो, कोई इशू नहीं बनता है। तो ऐसे दूसरा तीसरा मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ दे 2 मार्क्स में पूरा सारा इन्फॉर्मेशन लेकर के, तो मैं इसके लिए बना लेता हूँ फिगर ऐसे। चलो देखते हैं, तो ये पूरा हटा दूँ मैं। प्रिपरेशन भी बच्चे करनी है, तो हमें देखना होगा कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम है और ये क्वेश्चन उस लायक है या नहीं है, इसके हिसाब से हमें प्रिपेयर करना होता है। कुछ स्ट्रैटेजी भी हमें रखनी होती है एग्ज़ाम के लिए। चलिए बहुत अच्छे से बनाइएगा, डायरेक्शन को देखते हुए। ये रहा, लिख लेते हैं। वेक्टर ए है बच्चे, ये कितना है, बी वेक्टर है, इधर कितना सी वेक्टर है, लास्ट में कितना डी वेक्टर, इस तरह से लिखा हुआ है। आपको जो भी निकालना है एग्जाम्पल की तरह ही हो गया, इसमें कुछ नया नहीं करना होगा, फिर भी बता देते हैं। को इनिशियल, पहला पॉइंट कह रहा को इनिशियल बताओ। को इनिशियल मतलब सेम ओरिजिन हो, जो सभी एक पॉइंट से निकल रहे हो, तो ढूंढो ऐसा कोई पॉइंट है क्या, किसी पॉइंट से सभी निकल रहे हैं। तो ये पॉइंट मिला, तो इसमें ए देखो इधर को गया और डी भी गया, तो ए एंड डी, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी, ठीक है। एरो के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, एरो अगर गलत हो गए होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं सारा सही है। अच्छा देखो एरो
कभी किसी का एरो जो होना चाहिए, किसी के टेल किसी के हेड से नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल रहा है इसका मतलब वो ओरिजिन नहीं है। कैसे? जैसे देखो इस वाले पॉइंट पर इसका तो हेड है और इसका टेल है, इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में कभी भी को इनिशियल नहीं हो सकते हैं। यहाँ पे देखो किसी का ना तो हेड आया, किसी का हेड नहीं आया, दोनों के क्या है ओरिजिन, यानी टेल ही तो है, दोनों का इनिशियल पॉइंट यहीं पे है, दोनों के टेल सेम पॉइंट पर हैं, इसका मतलब वही दोनों आपस में कैसे हो सकते हैं, को इनिशियल हो सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना। यहाँ पे देखो दोनों के हेड आपस में मिल गए, को इनिशियल हो नहीं सकते। इसका हेड इसका टेल मिल गया, नहीं हो सकता। केवल टेल और टेल जब मिलेंगे तभी वो को इनिशियल हो सकते हैं। ठीक है, और आगे क्या पूछा उसको देखते हैं। इक्वल पूछेगा, और क्या पूछ सकता है भाई, इक्वल वेक्टर्स ढूंढो। इक्वल वेक्टर्स डायरेक्शन सेम हो और सेम लेंथ हो, यानी मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन सेम किसकी किसकी है, ये अच्छा, ये भी ए उधर को गया है कि नहीं, ए उधर को गया और सी भी गया उधर को, सी नहीं, सी तो इधर है। अच्छा डी, डी नीचे की ओर देखो है, डायरेक्ट नीचे की ओर है डी, और बी भी है, स्क्वायर के फॉर्मेट में दिया गया, तो डी और बी हमारे इक्वल वेक्टर हो गए। बी एंड डी वेक्टर दीज आर इक्वल एंड इक्वल ही कह दो। इक्वल में इक्वल कहते ही क्या क्या बता दिया आपने, कोलिनियर बता दिया, लाइक वेक्टर्स भी बता दिए। ठीक है ना, ये सारी चीजें हो गई, यानी कि जो वेक्टर बी और डी हैं कोलिनियर भी हैं, इक्वल तो हैं अगर, कोलिनियर भी हो गए, और लाइक वेक्टर्स भी हो गए। आगे देखो इसमें क्या कह रहा है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। थर्ड इंपॉर्टेंट, ऐसे परेशान करता है, कोलिनियर हो केवल बट नॉट इक्वल, इक्वल ना हो जाए, यानी कोलिनियर के पेयर में वो ढूंढने हैं जो केवल इक्वल हो, नहीं जो नॉट इक्वल। तो देखो कोलिनियर कौन कौन थे, सी इधर को और ए उधर को, तो ए वेक्टर और सी कोलिनियर तो है ही, है ना, कोलिनियर तो ये भी है, लेकिन ये इक्वल हो गए, इस वजह से इसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो हमें केवल केवल कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी जो रखते हैं वो ये रहे, जो कि इक्वल नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, इस वजह से इनको हम यहाँ पे नहीं ले रहे। ठीक है, अब ट्रू फॉल्स के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 समझो, कह रहे वेक्टर ए अगर ऐसा जा रहा है तो माइनस वेक्टर ए क्या होगा, डायरेक्शन वाइज उल्टा होगा। ये वेक्टर इधर को है, ये इधर को है, लो है ना, सेम लेंथ तो होगा ही। तो इन दोनों की लाइन ऑफ सपोर्ट सेम होगी कि नहीं, लाइन ऑफ सपोर्ट बच्चे ये होगी, लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, तो दोनों कैसे हैं, कोई कोलिनियर वेक्टर होगा। ठीक है, उसने कहा कोलिनियर है, ट्रू या फॉल्स, तो यस दिस इज ट्रू। तो फर्स्ट कैसा बच्चे, ट्रू है, ट्रू है। सेकंड आते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर कोई कोलिनियर वेक्टर है तो क्या पता है आपको मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, नहीं, बड़ा छोटा बना दो इसको, लो जैसे ये वेक्टर ए मैंने कहा ऐसे जा रहा है, और वेक्टर ये ले लो, ठीक है, तो क्या मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, नहीं होंगे। कोलिनियर है क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ सपोर्ट सेम है, देखो लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों की सेम है। ठीक है, इस वजह से ये कैसे हैं, ये फॉल्स हो गया बच्चे। थर्ड पे आते हैं, थर्ड में क्या कह रहा है, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ऐसा भी कोई रूल नहीं है, एक वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा है, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, मैग्नीट्यूड तो मैंने सेम रखा है, डायरेक्शन उल्टी सीधी है इसलिए इक्वल नहीं है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, तो ये भी कैसा फॉल्स है। डायरेक्शन भी सेम हो, मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तभी तो इक्वल होते हैं, तो ऐसा कोई रूल नहीं है। क्या पूछा था, इक्वल के लिए तो नहीं कहा था उसने, क्या कहा था, कोलिनियर। अच्छा, दो वेक्टर जो मैग्नीट्यूड सेम हो, कोलिनियर, कोलिनियर पूछ रहा है, मैग्नीट्यूड सेम कर दिया, ये दोनों वेक्टर अगर इनकी लाइन ऑफ सपोर्ट की बात करें, इस वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट कुछ इस तरह से जा रही होगी, और दूसरे वेक्टर की लाइन ऑफ सपोर्ट कैसी जा रही होगी, इस तरह से। देखो ये तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों वेक्टर की इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी कोलिनियर नहीं होंगे। रूल क्या है, अगर लाइन ऑफ सपोर्ट दोनों वेक्टर की इंटरसेक्ट कर जाए तो वो कभी भी कोलिनियर नहीं हो सकते। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड और इक्वल, दो कोलिनियर वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो अगर इक्वल है, अच्छा कोलिनियर वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो फिर दूसरा केस ले लेते हैं ये वाला। देखो ये कोलिनियर है, यानी कि एग्जाम्पल नंबर जो हमने फर्स्ट इसका जो फॉल्स किया था उसको सोचते हैं, इसी वाले केस को हिसाब से देखते हैं। ये दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर तो यस, कोलिनियर वेक्टर यस, लेकिन इक्वल के बारे में सोचो, इक्वल कब होते, जब ये कोलिनियर वेक्टर कैसे हो जाते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल, यस उसने ये भी बोला कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है कि नहीं, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड भी कह रहे हैं। टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड
आर इक्वल, तो मैग्नीट्यूड भी कह दिया इक्वल। ठीक है, हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया बिल्कुल इसको वेरीफाई कर रहा है, दोनों बातें सही हो गई, लेकिन डायरेक्शन कहाँ सेम है, डायरेक्शन उल्टी हो गई, डायरेक्शन के केस में ये फॉल्स हो गया बच्चे। इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर था, फोर्थ, ये कैसा हो गया, फॉल्स, डायरेक्शन की वजह से प्रॉब्लम आ गई है ना, डायरेक्शन नहीं है इस वजह से कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इतना हो गया। तो ये बच्चे आपका एग्जाम एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को हमने फिनिश किया। लेक्चर नंबर पार्ट 1 था, किसका था ये, वेक्टर अलजेब्रा का। तो यहाँ तक की बातें हमने करी हैं, आप इस पार्ट को बार बार देखिएगा, बहुत ज़्यादा देखना होगा, तब जाके आपको वेक्टर में कमांड बनेगी, क्योंकि ये पार्ट पूरे वेक्टर की रीढ़ की हड्डी कहते हैं जैसे वही है। न्यू यहीं से पूरी रखी गई, बेस पूरा यहीं से है, सारी इन्फॉर्मेशन, नेम किसका क्या है, कैसे बनता है, वो आपने यहाँ पे सीखा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पूरा मिल गया है, जिसमें हमने 10.1 एक्सरसाइज और एग्जाम्पल दोनों फिनिश भी कर दिए हैं। बड़ा सा लेक्चर है, नो डाउट, ठीक है, बट आपको बार बार देख के इसकी नेमिंग को समझना है, रिप्रेजेंटेशन को समझना है, तभी आगे के चैप्टर, आगे के जो एक्सरसाइज है वो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलेंगे बच्चे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।